क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखें एक बार फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। कौन सा इसमें से जो मिक्सचर है वो राउल्ट्स लॉ जो एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ उससे लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन जो दिखाने वाला है, जिसका जो भी है डेविएशन में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी और डिस्कस कर चुके हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, खास करके आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते थे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जानते थे। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग ऑन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे, मैक्सिमम बॉइलिंग पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लार्ज डेविएशन दिखाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो हमें देखना है कि अल्कोहल यहाँ पे लिया गया है इथेनॉल प्लस नॉर्मल हेक्सेन, इथेनॉल प्लस वाटर, यहाँ पे लिया गया है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड नन। तो हमें लगता है कि यदि हम थोड़ा भी टेम्परेचर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज होने का चांस बनता है और वेपर प्रेशर उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर वो इस केस में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का चांस बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ज़्यादा तो हमें वेपर प्रेशर लोअरिंग हो रहा है। तो इस सिचुएशन एसीटोन को देख करके हमें लग रहा है और क्लोरोफॉर्म को देख करके लग रहा है, इसलिए ऑप्शन मेरे लिए सी जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ वाटर है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा और जब लार्ज आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वेपर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा इसका, क्योंकि लो टेम्परेचर पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादा दिखाएगा। तो खास करके हमारा सी आंसर जाएगा इसका राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, आपने ये समझा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखना है कि जिनको टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर जितना कम से कम जाए राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड से, तो प्रेशर कम जाएगा इस पर, ठीक है। प्रेशर कमेगा क्योंकि जब टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रेशर ज़्यादा कमेगा, लोअरिंग होगा, वो खास करके ये दिखाएगा आपको एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। 18 के नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल अल्युमिनियम सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल अल्युमिनियम फ्रॉम ए सॉल्यूशन अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड विल बी। तो हम लोग को बताया गया है ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि यदि हम 1 मोल अल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे और ये जब डिसोसिएट करेगा मान लो तो 1 मोल अल्युमिनियम आयन देगा एंड 3 मोल क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यदि हमें अल्युमिनियम आयन को डिपॉजिट करना है तो अल्युमिनियम आयन को डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर हमको खास करके फैराडेज लॉ में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाते थे तो वहाँ पर हमको देखना पड़ता था कि यदि 1 मोल अल्युमिनियम आयन को रिड्यूस करने में मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुझे 3 फैराड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये 1 मोल अल्युमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। 1 मोल अल्युमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि 3 फैराड इज द राइट आंसर फॉर दिस। 0.33 फैराड, 1 फैराड, 3 फैराड, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 मोल अल्युमिनियम आयन को डिपॉजिट करने में, रिड्यूस करने में मुझे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मुझे 1 मोल अल्युमिनियम सॉलिड प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है, कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की किसी के पास क्षमता नहीं है और यहाँ तो 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। वाह क्या बात है, दिस इज द कॉल्ड केमिस्ट्री। 19 क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करें। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन आर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोलते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर बोला जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन इज दिया हुआ है। यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे जो आपके सामने हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है उसी का ये पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है।
तो यहाँ पर इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिंक आयन बदल गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये आयरन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयरन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये आयरन फेरस आयन में बदल जा रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये दिमाग में आ गया कि दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन निकालना है, जो कि सेल रिएक्शन आपके सामने ये है, सेल रिएक्शन ये है, ध्यान से देखिएगा, सेल रिएक्शन Fe+2 प्लस जिंक गिव्स Zn2 प्लस Fe, ये सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो जब ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है बुआ, कंप्लीट सेल रिएक्शन जब आपको दिया हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस हम लोग करें, फोकस करें हम लोग, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसी का ईएमएफ निकालने के कह रहा है। तो आप किसी भी सेल रिएक्शन के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10, राइट वाला मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, राइट साइड का जितना भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो लेफ्ट साइड के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, जिसे रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सबकी मैं मोलारिटी ले लूँ, सबकी मैं मोलारिटी ले लूँ, एक मोल, एक मोल, एक मोल, एक मोल, एक मोल। तो यदि मैं रिएक्शन कोसेंट की बात करूंगा तो 1 गुना 1 डिवाइडेड बाई 1 गुना 1, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है Zn2 प्लस का राइट साइड का, इसका पावर 1 इंटू आयरन का डिवाइडेड बाई फेरस का इंटू जिंक का, ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पे देखता हूँ कि मैं इसको तो सॉलिड वाले को हमेशा हम लोग 1 लेके मोलारिटी लेके चलते हैं, सॉलिड वाले का अंडरस्टूड है, 1 मोलारिटी आपको लेना है। लेकिन जो आयनाइज फॉर्म में इसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, तो हमने क्या माना है, अपने मन से माना है 1 मोलारिटी, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप दिमाग में ले लो 1 मोलारिटी लेके चलना है। तो 1 मोलारिटी इसको ले ले, 1 मोलारिटी इसको ले ले, तो ये तो कट जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब बच गया आपके पास ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब हमें निकालना है कि ई नॉट सेल वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको देखना है कि सेल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लो, आपको आराम से निकल जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जिंक जो है वो जिंक आयन बदल रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब मुझे देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। प्लस 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 आयरन, फेरस आयन बदल जा रहा है आयरन में, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि फेरस आयन रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जानना है, रिडक्शन पोटेंशियल जानना है फेरस आयन का, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानना है। तो हम यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ले लें तो मुझे मिल जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पे आप देख लो, ये इस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जबकि मुझे इसका निकालना है, इसका मुझे निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर, लेकिन साइन उल्टा होगा। जब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालिएगा इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो इसका साइन उल्टा केवल कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड सेम रखिएगा, मैग्नीट्यूड सेम रखिएगा। तो अब आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे लेना है जिंक का, यानी 0.74 वोल्ट, एंड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है मुझे फेरस आयन का, तो -0.41 वोल्ट, -0.41 वोल्ट। आप सॉल्व करके निकालिएगा, 0. कितना हो गया आपका, 0.76 में से आपका घट जा रहा है ना, 76 में से घट जा रहा है आपको 0.41, तो आ जाएंगे 0.35 वोल्ट, 0.35 वोल्ट आ जा रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि मेरे पास पॉजिटिव 0.35 वोल्ट आ रहा है, यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, लेकिन ये वाला ऑप्शन मेरा बी दिख रहा है। दिस इज द राइट आंसर, बी आंसर शुड बी राइट आंसर।
बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। आपको ये समझना है, क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखना है, समझना है, तभी आपको सॉल्व करना है। ऐसे ना कि बस मैंने पढ़ा था कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड है एग्जाम्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन के टिपिकल वैल्यू चेंज रहते हैं, कुछ पैटर्न चेंज कर देते हैं। ये नहीं कि रिपीटिंग क्वेश्चन आ रहा है तो यार वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर बोर्ड कमेटी के मेंबर्स बैठे होते हैं, उन्हीं लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा हूँ। What current is to be passed for 0.25 second for deposition of a certain weight, for deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalents? Wow, very good question. क्या कहता है कि what current is to be passed for deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent weight? मतलब आप इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फैराडेज लॉ को रिकॉल कर लें। फैराडेज लॉ का फॉर्मूला यदि सभी बच्चों को पता है तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, चुटकी में यार, चुटकी में सॉल्व कर लोगे आप इसको, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फैराडेज का फॉर्मूला होता है W बराबर ZIT, ठीक है, और कहता है कि आपको वो मेटल का डिपोजिशन करना है जिसका वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के बराबर है। मतलब W बराबर भी आपको Z ले लेना है, Z तो है ही I गुना T, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलो Z गेट कैंसिल, तो I निकालना है आपको, तो 1/T हो गया, I बराबर 1/T, 1/T, T का वैल्यू है 0.25, T का वैल्यू 0.25 सेकेंड, 100/25, तो आ गया वैल्यू 4 एम्पियर आंसर। वेयर इज 4 एम्पियर? 4 एम्पियर, जस्ट लुक एट हियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट ऑप्शन, 4 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 4 एम्पियर इज द गुड आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, वाओ, Which one of the following cannot be used for the reduction of? मतलब कहता है कि कोई भी कीटोन लिया गया है, खास करके एक कीटोन लिया गया है, मैं यदि अल्काइल की जगह पे मिथाइल रख देता हूँ, मिथाइल ग्रुप रख देता हूँ, तो ये एसीटोन कहलाएगा, ठीक है, CH3COCH3, लेकिन यहाँ पर अल्काइल लिया गया है। तो जब आप एसीटोन को, कीटोन को आप रिडक्शन कर करके नॉर्मल अल्केन में बदल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं, कीटोन को रिडक्शन करके आप नॉर्मल अल्केन में बदल रहे हैं, तो हमारे पास इसके जो कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदलने का 2-3 नेमिंग रिएक्शंस दिमाग में आता है। एक होता है क्लेमेंट-जेनसन रिडक्शन जो एसिडिक मीडियम में होता है, एक होता है ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन जो बेसिक मीडियम में होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल की उपस्थिति में और हाइड्रोजन को लेकर के हम लोग ट्रीट करते हैं, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन होता है। और ये भी रिडक्शन से भी आपको हो जाएगा HI को, आयोडिक एसिड को, आयोडिक बोल रहा हूँ सॉरी, HI को, है ना, HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में भी रिडक्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी रिडक्शन दिखाई देगा, ये भी दिखा देगा, ये दिखा देगा, तो भैया यही तो ऑप्शन दिख रहा है जो नहीं दिखाएगा, यही तो ऑप्शन दिख रहा है जो ऊर्ज रिएक्शन जो नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? 2 अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल प्लस अल्काइल हैलाइड, है ना, आप लोग पढ़े होंगे ऊर्ज रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मेटल प्लस अल्काइल हैलाइड, जो एक्टिव मेटल सोडियम मेटल होते हैं उसके साथ हम रिडक्शन करवाते हैं इसको। तो ये है ऊर्ज रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन, मतलब कौन सा ऐसा नेमिंग रिएक्शन है जो इसके रिडक्शन में हेल्पफुल नहीं है, इस रिएक्शन के हेल्पफुल नहीं है, तो हम ऑप्शन देंगे बी, ठीक है, जो इस तरह इसको इस रूप में रिड्यूस कर सके, तो वो बी ऑप्शन होगा, जो ऊर्ज रिएक्शन कीटोन को कभी भी, ऊर्ज रिएक्शन के अनुसार कीटोन को कभी भी हम नॉर्मल अल्केन में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन के अनुसार। बाकी कीटोन को हम नॉर्मल अल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं, वेदर बाय क्लेमेंट-जेनसन, वेदर बाय ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन एंड HI विथ रेड फास्फोरस। चलिए आप आते हैं हम लोग 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं। इन ए रिएक्शन A changes to B, the rate of reaction 2 times, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जा रहा है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स,
जब हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर दे रहे हैं। चलो भाई, सबसे पहले तो आप रेट लॉ लिखो। के बराबर रेट लॉ बराबर क्या होता है, रेट इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो माइनस dc/dt इज इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर। यदि मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 4a के बराबर हो जा रहा है, और रेट जो हो जा रहा है वो ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है, रेट ट्वाइस हो जा रहा है। अब यहां पे फोकस कीजिए कि यदि 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है रिएक्टेंट का और रेट सीधे उसका देखा जाए तो दुगना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है तो ये दुगना हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करें तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि 4 का हम यदि निकाल के देखते हो भाई, k इंटू 4 टू द पावर x इंटू के इंटू ए टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनिशियल रेट हो गया और 4 टू द पावर x है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो सीधे मोटा मोटी दिमाग में आ रहा है भैया, ऑर्डर ये दिमाग में आ रहा है कि पावर यदि हम हाफ कर दें, 4 का पावर हाफ कर दें तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देख लो आप गौर से, ये क्या है, इनिशियल रेट है, ये सीधे इसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है का मतलब हो गया कि 4 टू द पावर हाफ है इज इक्वल टू 4 टू द पावर x है। तो 4 यानी बेस बराबर हो गया, तो x इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेंगे सी ऑप्शन, ठीक है। गौर से देखिएगा कि यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर देता हूँ, रेट मेरा हाफ हो जा रहा है, उसका ठीक हाफ हो जा रहा है, मतलब रेट ट्वाइस हो जा रहा है। तो मैं यदि इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ूँ तो मुझे लग रहा है कि जो ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेट इज इक्वल टू 4 टू द पावर x इंटू इनिशियल रेट। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 हम लेंगे, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यदि हम ये बेस को इक्वेट कर दें और इसके पावर को एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर दें तो एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं भैया। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर का यूनिट पूछ रहा है, ऐसा यूनिट पूछ रहा है जीरोथ ऑर्डर का, जीरोथ ऑर्डर का ऐसा यूनिट जीरोथ ऑर्डर का पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, सारे बच्चों को याद रखना, बड़ा स्लोगन के रूप में याद रखना, याद होगा यार, याद हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ के, किसी भी रेट कांस्टेंट के लिए ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, तो मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 पर सेकेंड। ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखना, मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 पर सेकेंड, ऐसे याद करना, मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 पर सेकेंड, ठीक है। तो मोल 1 माइनस एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें एन का वैल्यू क्या ले लेना है, 0, इसका वैल्यू 0, तो हो जाएगा मोल। एन का वैल्यू क्या लेना, 0 माइनस 1 पर सेकेंड। क्या ऐसा कुछ है, ऐसा दिख रहा है, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आते हैं हम लोग 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए इज इक्वल टू 0.6/k, बी इज इक्वल टू 0.693/k एंड सी बराबर 0.683/k एंड डी बराबर 0.10k, ठीक है। तो हम लोग याद है, सब बचपन से हम लोग याद कर रखे हैं, 12 में भी हम लोग पढ़े थे टी हाफ कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक हम लोग निकाल चुके हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन का भी हम लोग लेते हैं, लेकिन चलो यहाँ पर हम लोग लेते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, आप लोग इसको देखना, अंडरस्टूड नहीं है, मतलब ये आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 0.693/k टी हाफ, ये याद रखना है, क्योंकि इसको मैं डिराइवेशन अभी आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि डिराइवेशन करने में मुझे समय लगेंगे। आप इसको याद रखना, 0.693/k ही इसका राइट आंसर होगा, 0.693/k, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट 0 टाइम, मतलब जो इनिशियल टाइम 0 सेकेंड लेते हैं,
और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम, जो टी सेकंड में हम लोग लेते हैं, डिवाइडेड बाई टी। तो दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। ठीक है, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, तो हमारे लिए ऑप्शन जा रहा है बी, दिस इज योर द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का मैं यहीं पे एंड करना जा रहा हूँ आपका लेक्चर वीडियोस, और मैं नेक्स्ट आपको फिर कल आप फिर वेट करेंगे, कल मैं फिर आ रहा हूँ और भी चैप्टर्स के, जो भी चैप्टर्स के बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कराऊंगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं। और मैं ये प्रेडिक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को मैं लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब उनके क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करवाता हूँ और उसमें से क्वेश्चन उनको लड़ जाते हैं तो उनको काफ़ी बेहद खुशी होती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह के जो बोर्ड में सवाल आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसी तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप इसको आप रिकॉल कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें से आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, ये मेरा पूरा दावा ही नहीं, पूरा बिलीव भी है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडेज माय लेक्चर वीडियोस। हाँ, मैं वंस अगेन एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला, इसलिए आप इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट वीडियोस मेरा होगा वो नेमिंग रिएक्शंस का, ऑर्गेनिक का जो पार्ट होगा, उसमें कुछ ऐसे नेमिंग रिएक्शंस को मैं आपको स्लोगन के माध्यम से याद दिला दूंगा कि आप उससे रट के जाओगे तो उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप डील करके आओगे। ये कंप्लीटली मैं आपको वादा कर रहा हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आप अच्छा सिक्योर करके आओगे और अच्छी तरह से एग्जाम दे के आओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टूडेज लेक्चर वीडियोज़। बाय।